वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मस्तफन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, EUCLIDS, यूक्लिड्स जियोमेट्री। जी, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये यूक्लिड्स क्या है? ज्योमेट्री तो समझ में आ रही है। जी हाँ, यूक्लिड वो है सर यूक्लिड जिन्हें ज्योमेट्री का अब्बा कहते हैं। ये ज्योमेट्री के पप्पा हुए, है ना। यूक्लिड द फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री है यूक्लिड। अब यूक्लिड ने ऐसा क्या किया कि इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है? तो आइए, बात यही कुछ 500-600 साल बीसी पहले की है। आप लोगों ने ग्रीक का नाम सुना है ना? ग्रीस, यूनान। वहां एक नदी बहती है, नील, रिवर नाइल, है ना। उस रिवर नाइल में हर साल बाढ़ आया करती थी और लोगों के फसल, जमीन के दरेर, दरेर समझ रहे हैं? पार्टीशन ऑफ द फील्ड। फील्ड जो होता है ना, जब खेत जो होता है उसको बांटने के लिए जो किनारे में पगडंडी बनाई जाती है उसे दरेर कहते हैं। तो उस बाढ़ में वहां का किसानों का दरेर बह जाया करता था। जैसे ही बाढ़ खत्म होता था, लोग लाठी, भाला, फरसा लेके निकल पड़ते थे अपनी अपनी जमीन कब्जाने के लिए। बहुत खूनरेजी हुआ करती थी, एकदम वहां का शासन अस्त व्यस्त हो जाया करता था बाढ़ के बाद। तो वहां के राजा ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी प्रजा के ये जो झगड़े हैं इनको परमानेंट सॉल्व कर दिया जाए। बहुत सारे विद्वानों को उन लोगों ने बुलाया। सब लोगों ने अपना अपना स्ट्रेटजी बनाया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल लागू किया गया। तब जाकर कहीं जाकर वहां एक स्ट्रेटजी बनी कि पहले आप रेफरेंस पॉइंट लीजिए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑफ रेफरेंस पॉइंट मतलब रेफरेंस पिलर, और रेफरेंस पिलर से डायरेक्शन तय कीजिए। बाढ़ आएगा, फील्ड तो बहेगा लेकिन रेफरेंस पिलर नहीं बहेगा, वो वही रहेगा। अब इससे अलग अलग डायरेक्शन में किसका जमीन कितना लंबा है और कितने दूर तक का है, किसका जमीन कितना लंबा है और कितने दूर तक का है, इसको नाप नाप करके इसका रिटन स्टेटमेंट जो होगा दरबार में मौजूद रहेगा। इस रेफरेंस पॉइंट के बाद ये अगर पहला नंबर मान लिया कि गोनू ओझा का है, दूसरा जो है पप्पू का है, तीसरा जो है समिता का है, तो इस तरह से उन लोगों के जमीन के दस्तावेज लिखित रहेंगे दरबार में। और जब बाढ़ कट जाएगा तो उतना उतना जमीन उस डायरेक्शन में उसको बांट कर दे दिया जाएगा। ये आइडिया लोगों को वहां बहुत पसंद आया और उसके बाद जो हजारों करोड़ों सालों से चला आ रहा झगड़ा आप ही आप शांत हो गया। यहां पे उन्होंने जियोमेट्री का इस्तेमाल किया। जियोमेट्री क्या इस्तेमाल किया? जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्रीक में क्या होता है? अर्थ। मेंट्री मतलब मेजरमेंट। यहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। कहा जाता है ज्योमेट्री ग्रीकों की देन है। और वहां पे 2 नहीं 3 बंदे गुजरे हैं जिन्होंने ज्योमेट्री में बहुत अजीम कारनामा किया है। पहला जो बंदा था थेल्स के नाम से जानते हैं। इस बंदे ने ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्राइंगल पे काम किया था। और इसी का एक स्टूडेंट था, इसी का चेला था जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था?
पाइथागोरस। पाइथागोरस ये अबाउट 570 बीसी के पहले की है, 570 बीसी की है, और ये 546 से 523 के आसपास मान लीजिए। इन सब के 200 साल के बाद एक बंदा आता है जो यूक्लिड था। कौन था? यूक्लिड था। इनके 200-250 साल के बाद इन लोगों ने जो अपने रिसर्च किए थे, जो एनालिसिस किया था, या इन लोगों ने जो थेसिस या थ्योरी दिया था, इसमें ज्योमेट्री में, यह तितर बितर था। इनके लाइब्रेरी में इसी रखा हुआ था, दस्तावेज थे, लेकिन एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए इंटरेस्ट नहीं, ये सिर्फ एज एन ऑब्जर्वेशन था। इनके कारनामे क्या थे? एज एन ऑब्जर्वेशन थे। क्या थे? ये ऑब्जर्वेशन की शक्ल में थे, है ना। इस बंदे ने आकर के कहा कि यार ज्योमेट्री बहुत मजेदार चीज है। तो उसने क्या किया कि इस बंदे ने इन सब के और खुद के भी जो इनकी ज्योमेट्रिकल आइडियाज थे, जो इनके ऑब्जर्वेशंस थे, जो एनालिसिस थे, इन सब को एक किताब की शक्ल उसने दे दिया। बंदे ने क्या किया? किताब की शक्ल दिया, कंपाइल करके इसने किताब लिखा, और उस किताब का नाम मालूम है क्या दिया? एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। इसकी ये किताब जो है 13 यूनिट्स, 13 लेसन पे डिवाइडेड है। कितने पार्ट में बटी हुई है? 13 यूनिट, 13 लेसन है इस किताब के अंदर, एलिमेंट्स में। इसमें सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को उसने लिया है, और अपने से पहले जो भी मैथमेटिशियन गुजरे हैं, उन सब के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एज ए सब्जेक्ट, ज्योमेट्री एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का काम किया इस बंदे ने। यूं ही इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री नहीं कहते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री कहने के पीछे रीजन क्या है? समझ में आ गई बात? ज्योमेट्री को पैदा करने वाला यही बंदा है। गुस्सा आ रहा है ना? गुस्साइए मत, हिम्मत रखिए, सीख जाएंगे। ज्योमेट्री भारी नहीं होता, हल्का ही है ना। चलिए तो और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग यूक्लिड के कारनामे को देख लिए, और उनके वजह से हमारे ऊपर ज्योमेट्री का बोझ पड़ा है, ये भी जान गए। अब यूक्लिड ने अपने एलिमेंट्स में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लिखे हैं, जो हमको सब्जेक्ट में एज ए टॉपिक पढ़ने हैं। तो उनके डेफिनेशंस क्या है? डेफिनेशंस सबसे पहला, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं, इनको मिनो एन हूबहू वही उतारना है, बदल नहीं सकते, क्योंकि हम यूक्लिड ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। आप अपना डेफिनेशन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन जो होगा वो यूक्लिड का ही जो डेफिनेशन चलेगा। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 80 अगर आप देख रहे हैं, तो ये 7 डेफिनेशन है, इनको आप लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। लिख दूं? चलिए लिख देता हूं। सबसे पहला है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट। दूसरा है, अब हमको अगर डिफिनेशन करना होता पॉइंट का, तो हम क्या कहते? अ पॉइंट इज अ लोकेशन ऑन प्लेन। लेकिन चूंकि ये ज्योमेट्री का, इनका यूक्लिड का डिफिनेशन है, इसको एज इट इज उतारेंगे। समझ आ रहे हैं? दूसरा, अ लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है? ब्रेथलेस लेंथ है। अ लाइन हैज इज, अ लाइन इज
ब्रेथलेस लेंथ। तीसरे नंबर पे हमको लाइन का डेफिनेशन देना होता, द ज्योमेट्रिकल फिगर एक्सटेंड्स बोथ अपोजिट साइड इनफाइनाइटली हैविंग नो एंड पॉइंट, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन यहां पे यूक्लिड का ही डेफिनेशन लेंगे हम। तीसरा है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, आर पॉइंट्स। चौथे नंबर पे है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ। हूबहू उतारेंगे, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself, with the points on itself। इसके बाद है पांचवा, a surface is that which has length and breadth only, छठा डिफरेंशन है, टोटल 7 डिफरेंशन है। द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स, द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। सातवां डिफिनेशन है, और ये आखिरी डिफिनेशन आखिरी है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, अ प्लेन surface is the surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself, with the straight lines on itself, ठीक है। इस तरह से हमारे ये 7 डिफिनेशंस तैयार हो जाते हैं। इन 7 डिफिनेशंस के बाद इस बंदे ने, ये ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन थे, कुछ मैथमेटिकल, जो पूरे ऐसे स्टेटमेंट जो पूरे मैथमेटिक्स पे, या ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरे मैथमेटिक्स पे लागू होते हैं, जिनको उस बंदे ने क्या नाम दिया, एक्सियोम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक्सियोम नाम दिया था। उसने 7 एक्सियोम भी दिए थे, उसने 7 एक्सियोम्स दिए थे। कितने एक्सियोम्स दिए थे? 7 एक्सियोम्स दिए थे। तो आइए हम एक्सियोम्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक्सियोम्स में पहला एक्सियोम्स था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जी हाँ, चीजें जो एक दूसरे के बराबर हो, या चीजें जो एक ही चीज के बराबर हो, दो ऐसी चीजें जो एक ही चीज के बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है और ये भी दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। या यूं कहा जाए कि अगर दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा।
यह कहलाता है एक्सियोम नंबर 1। कौन सा एक्सियोम? फर्स्ट एक्सियोम कहलाता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। चीजें जो एक ही चीज के बराबर हो आपस में बराबर होंगी, है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर। चीजें जो एक ही चीज के बराबर होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। फिर कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मान लिया जाए कि अगर यह इन दोनों का वजन आपस में बराबर है और इसी पर हम, या ये दोनों बराबर है और इसी पर एक दूसरी चीज इस तरफ भी ऐड करते हैं, ये ऐड कर रहे हैं, और दूसरे तरफ भी हम एक यही चीज ऐड कर रहे हैं, वो भी सेम चीज है। मतलब इक्वल चीजों में अगर बराबर चीज जोड़ी जाए तो उनका सम बराबर रहेगा। नीचे वाला पहले से बराबर था और उसमें बराबर बराबर वजन जोड़ दिया तो वो चीजें दोनों आपस में का रिजल्टेंट क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल होल्स आर इक्वल। अगर बराबर में ही बराबर चीजें जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी जो होता है बराबर ही होता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम इसी का कन्वर्स है ना। अगर कोई बराबर चीज है, मतलब यहां दो जग रखा हुआ है, दोनों जग में बराबर पानी है, तो इसमें से भी एक गिलास पानी निकाल लेते हैं, इसमें से भी एक गिलास पानी निकाल देते हैं, फिर भी दोनों बराबर ही रहेंगे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर? एक जग पानी, दोनों बराबर बराबर है, दोनों जग में पानी, दोनों जग में पानी बराबर बराबर है, तो उसमें से अगर दोनों में से एक एक गिलास पानी निकाल लेंगे तब भी रिजल्टेंट रिमाइंडर जो होगा वाटर वो भी बराबर ही होगा। तो तीसरा हमारा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर subtracted from equals the remainder are equal। ये बराबर होगी। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन एक्सियोम पे। चौथा एक्सियोम कहा जाता है थिंग्स विच आर कंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो ऐसी चीजें जो एक ही चीज को ढक ले, आपस में नापने वाली चीजें। मान लिया कि ये इसको ऊपर से ढक ले रही है और ये भी इसको ढक ले रहा है, तो ये दोनों जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ये देखिए पूरा पूरा ढक लिया, ये इधर से ढक लिया, और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो ये इधर से भी इसको भी ढक लिया, तो ये दोनों जब एक दूसरे को ढक लेते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों आपस में बराबर कहलाएंगे, है ना। दो ऐसी चीजें, दो एक दूसरे को और दूसरा पहले को ढक लेता है पूरी तरह से, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी। क्लियर? सेम उतारना है हमको। तो इफ चौथा है थिंग्स विच आर कंसाइड, थिंग्स विच कंसाइड, थिंग्स विच coincides, 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 coincides with one another, with one another are equal to one another, are equal to one another। फिर है पांचवा एक्सियोम कहता है द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है, मुकम्मल जो होता है, वो पार्ट से, टुकड़ा से हमेशा क्या होता है?
बड़ा होता है। रोटी देखा है, रोटी का निवाला टुकड़े खाते हैं ना, तो मुकम्मल रोटी जो होगी टुकड़े से बड़ी होगी। पिज्जा देखा है, एक स्लाइस निकाल लेते हैं, वो मुकम्मल पिज्जा से हमेशा, मुकम्मल पिज्जा जो होता है, होल जो होता है, वो हमेशा बड़ा होता है स्लाइस से, है ना, समझ गए। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, क्या है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है हमेशा टुकड़ा से ज्यादा होता है। छठे नंबर पे है थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज है उसको दोनों तरफ डबल कर देंगे तो वो भी आपस में इक्वल ही होगी। सेम वैसे जैसे ऐड सबट्रैक्ट था वैसे ऐड और डिवाइड होगा, है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक इसी तरह थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, यहां डबल किया अगला हाफ हो जाएगा। ये 7वां एक्सियम है, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये डेफिनेशन और एक्सियम्स आप लोग नोट कीजिए और याद करके रखिए। अगले रोज इसके कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको पोस्टुलेट्स बताएंगे। पोस्टुलेट्स वो डेफिनेशन है, वो स्टेटमेंट है जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए तैयार किया गया है। पोस्टुलेट इज अ काइंड ऑफ एक्सियम्स। पोस्टुलेट जो है एक तरह का एक्सियम है जो स्पेसिफाई ज्योमेट्री के लिए प्रिपेयर किया गया है। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, उनको अलग अलग देखने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।